Title sponsored by 3-star Mask and Baby Wipes. हरेक महाकुलुंग मोमो सेंटर, 9-star Momo House. MTV संवाद। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको यो हो कार्यक्रम एमटिभी संवाद। एमटिभी संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, एमटिभी संवादमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आउने सिलसिलामा आज मेरो समीपमा यानि कि मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ विशेष गरेर राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता एवं संस्थापक मधेसवादी हिन्दी भाषा अभियन्ता एवं अधिवक्ता रमन पाण्डेजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग खास गरी अहिलेको पछिल्लो समयको समसामयिक विषयवस्तु र एक किसिमको ताप्लेजुङ स्थित पाथिभरा अर्थात् मुकुमलुङमा केबल कार निर्माणको कार्यलाई लिएर एक किसिमको विवाद चर्किरहेको छ र एकदमै झडप भइरहेको छ। त्यहाँ अस्तिको गएको 12 गतिको कुरा मात्रै गर्ने हो भने गोली बर्साएको छ राज्य पक्षबाट। ती कुराहरूलाई पनि विशेष हामी केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र रमन पाण्डेज्यू आफै पनि मुकुमलुङ पुगेर आउनुभएको छ। यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। म यस कार्यक्रममा आजको मेरो गेस्ट अतिथि रमन पाण्डेज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। नमस्ते रमनजी। बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ टीवी के प्रति मेरा आभार। और सर्वप्रथम जब मैं आपके पास यहाँ उपस्थित हुआ तो आपने मेरी उपस्थिति पर आप अपने इस सीरीज जो आपकी सभ्यता संस्कृति के प्रतीक है, इस सीरीज को मुझे लगा सिरिप को लगा के आपने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसके हेतु भी आपका धन्यवाद। तपाईँ नेपाली भाषा बोल्नुहुन्न? नहीं बोलता। किन हिन्दीमा मात्रै बोल्नुहुन्छ तपाईँ? हाँ, हिंदी चूँकि समूचे मधेश को जोड़ती है, मधेश पहाड़ को जोड़ती है, हाँ। और नेपाल भारत को जोड़ती है, आज दुनिया को जोड़ रही है। तो हिंदी की पहचान हो इस देश में, खस भाषा के समकक्ष हिंदी को सरकारी काज भाषा की मान्यता दी जाए, इस अभियान को हम विगत 34 वर्षों से आगे बढ़ा रहे हैं। और 2047 साल अगहन 8 गते से मैंने खस भाषा बोलना बंद कर दिया। 2047 साल अगहन 8 गते, जो नेपाल सद्भावना पार्टी की प्रथम आम सभा काठमांडू में हुई थी, शनिवार के रोज़ टूरी खेल में। और हिंदी चूँकि हम लोगों के समूचे मधेश को जोड़ती है, 2013 तक हिंदी भाषा और हिंदी का सिलेबस नेपाल में, और हिंदी पढ़ाई का माध्यम था। 13 में जाके ज़बरदस्ती हिंदी को यहाँ से विदा किया गया। और खस भाषा को न सिर्फ हम मधेशियों पर ला दी गई, आप आदिवासी, जनजाति, पहाड़ के मूलवासी सभी पर लाद दिया गया। तो ठीक है, आपने खस को लादा, ठीक है, वह भी नेपाल की भाषा है, प्रमुख भाषा है। तो उसके साथ साथ एक और कनेक्टिंग लैंग्वेज हिंदी को आप सरकारी काज भाषा बनाए हो। सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी भाषा चाहिँ कहाँ बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईको मान्यता? हाँ, खस के समकक्ष, खस भाषा के समकक्ष हिंदी को नेपाल भरि नै त्यो सम्भावना छैन? त्यो बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने अभी हमने कहा ना 77 जिल्लामा त सम्भावना छैन। बिल्कुल संभावना है ना। तो हम लोगों को कैसे खस भाषा बोलना सिखाया गया? एक भी मधेश का व्यक्ति खस भाषा बोलना नहीं जानता था साहब। हमारे यहाँ न स्कूल थी, न कॉलेज थी। हिंदी मात्रै बोल्छन् त्यहाँ? और स्थानीय भाषा बोलते हैं ना, बजका बोलते हैं, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, मारवाड़ी, थारू, सतार, राजवंशी, है ना, कई भाषाओं को बोला जाता है, उर्दू। लेकिन हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज हिंदी है। और हम लोगों के जैसे लोगों का हिंदी होते हैं। और हम लोगों के जैसे लोगों का मातृभाषा भी हिंदी है। तो हम अपनी भाषा को बोलेंगे ना, और आपके भाषा का सम्मान करेंगे, उनकी भाषा का। आपका भाषा तो आपका भी नहीं है ना, कुलुंग का भाषा भी नहीं है ना, कुलुंग का भाषा कुलुंग भाषा होगा। तो वो भाषा, उस भाषा का हम खस भाषा का सम्मान करेंगे। वो सम्मानित भाषा है नेपाल की, परंतु हमारे हेतु तब सम्मानित भाषा है जब उनके हेतु भी हमारी हिंदी सम्मानित। नेपाली भाषा तो राष्ट्रीय भाषा हो नि त? नहीं, तो जबरदस्ती बना दिया ना आपको। जबरदस्ती आपने कहा कि टोपी पहनेगा वही नेपाली होगा ना। ये जबरदस्ती चलेगी लोकतंत्र में, गणतंत्र में? टोपी की महत्व है, परंतु इस गमछा, पगड़ी, लुंगी का भी महत्व होना पड़ेगा। दुईटै महत्व बराबर? बिल्कुल बराबर। 1.5 करोड़ आप, 1.5 करोड़ हम, 33% आदिवासी। यो राष्ट्रले, यो जुन अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक सरकारले सम्मानित अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले
तपाईँको हिन्दी भाषालाई पनि राष्ट्रको भाषा अर्थात् राष्ट्रको भाषा त मान्छ होइन। राष्ट्रमा त 144वटा भाषा छन्, जसमध्ये हिन्दी पनि हो, उर्दू पनि हो, मैथिली पनि हो, भोजपुरी हाम्रो तो सहायक भाषा मानने से नहीं होगा श्रीमान, राष्ट्रको भाषा बिल्कुल तर राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हाँ मान्यता सरकारी काज की भाषा काहे नहीं देगा, काहे नहीं देगा। गणतंत्र का मान्यता कैसे आया, लोकतंत्र का मान्यता कैसे आया, 13 पुस्त के महाराजा कैसे विदा हो गए। सवाल क्या है, बिना चुनाव लड़े हुए यहाँ पर जिसको कथित जनयुद्ध कहा जाता है, वो तो जनयुद्ध नहीं था, वो तो मारकाट का युद्ध था, हैं वो तो लूटने लुटाने का युद्ध था। और वो बिना चुनाव लड़े ही वो लोग संसद में कैसे प्रवेश कर गए माओवादी लोग। तो कुछ भी संभव है ना। सड़क की वो ताकत होती है जो सड़क अपने ताकत से समान होनुपर्छ, सहअस्तित्व समान तो होना ही पड़ेगा। लेकिन खस भाषा को जिस तरह से एकमात्र एकल भाषा बना के इस देश के सभी जात जनजातियों पर थोप दिया गया, तो इसी तरह हिंदी को भी उसके समानांतर खड़ा करना पड़ेगा। इस अभियान में रमन पांडे विगत 34 वर्षों से लगा हुआ है, और तब तक वह खस भाषा नहीं बोलेगा जब तक हमारी हिंदी को यहाँ खस भाषा के समकक्ष सरकारी काज भाषा का मान्यता नहीं मिलेगी। हिंदी को मात्र कि अरू अन्य आदिवासीको पनि बाकी भाषा 144वटा भाषा छ नि। हम अपनी बात बताएं, हम तो कहे ना हमारे यहाँ भी है ना आदिवासी जनजातियों की भाषा है ना, राय, लिम्बू, गुरुंग, तमांग, मगर, शेरपा, आप नेवारी भाषा, आप काठमांडू में नेवारी भाषा, बहुत सारी भाषाएं हैं, 140 भाषा है। आपने देखा है कि इतनी सारी भाषा हैं। तो इस तमाम भाषाओं को, और मधेश में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन इन सारी भाषाओं को जोड़ने वाली 2 ही भाषा है इस देश में, सत्य ही है। इन सारी 144 भाषा को जोड़ने वाली 2 भाषा है। वो कौन सा 2 भाषा है? तो निश्चित रूप से एक भाषा स्थापित हो चुकी है, वो है खस भाषा। वो चाहे जबरदस्ती स्थापित किया गया हो, लेकिन अब वो स्थापित हो गई। तो खस भाषा और दूसरी भाषा हिंदी भाषा है, जो आपको उसको छोड़ के चल रहे हैं, तो उसको भी साथ साथ ले चलना होगा। तब सामाजिक सद्भाव कायम होगा, तब राष्ट्रीय एकता कायम होगा, तब सबों का अपनत्व कायम होगा, और एकल भाषा की जो रणनीति है वह रणनीति समाप्त होगी। और भाषाको परिवारलाई अध्ययन गर्ने हो भने यहाँ त 2टा भाषा हो, खास गरी एउटा भारोपेली र एउटा बोट बर्मेली हैन। भारोपेलीमा तपाईको हिन्दी पर्छ, उर्दू, मैथिली हैन, नेपाली, खस नेपाली, अनि अन्य हाम्रो आदिवासीहरूको चाहिँ शेर्पा, गुरुङ, मगरहरूको बोट बर्मेली हैन। भाषाको परिवार चाहिँ हो, 2टा हो। तर जस्तो नेपालमा बसेपछि नेपाली भाषा चाहिँ बोल्नुपर्छ रमनजी। फिर नेपाली भाषा, खस भाषा बोलिए ना साहब। नेपाली भाषा तो आप ही कर रहे हैं। 144 भाषा राष्ट्रीय भाषा नेपाली, खस राष्ट्रिय भाषा हो नि त। तो जबरदस्ती ने बना दिया, जबरदस्ती ने थोप दिया हम पर। तपाईले अधिवक्ता वकिल पढ्नुभयो हैन, एलएलबी गर्नुभयो, अहिले मोतरी बार के मेंबर भी हैं, त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ। अनि नेपाली भाषामा प्रैक्टिस होला, तो प्रैक्टिस करबे ना कि एक रोज प्रैक्टिस नहीं किया, वोट गिराता हूँ मोतरी बार में, एक रोज प्रैक्टिस नहीं किया, चूंकि उस भाषा को बोलना ही नहीं है। जिस दिन हिंदी की मान्यता मिलेगी, हिंदी में कोर्ट में बहस करने का होगा, करेंगे। होइन, पहिला एग्जाम दिनु पर्दाखेरि त नेपाली भाषामै दिनुभयो नि त। तो उसमें बोलना थोड़े था, लिखना ना था, उसमें बोलना थोड़ा था। हम तो साहब जब आईएल में पढ़ रहे थे, इंटरमीडिएट ऑफ लॉ में पहले 5 साल का कोर्स था एसएलसी के बाद, तो हम अपने गांव, हमारा मोहतरी में पिपरा गांव है, एक प्रसिद्ध गांव है पिपरा, वहाँ से जब हम यहाँ लॉ करने आए, तो आते ही 16 वर्ष की उम्र में तो हम सद्भावना का विद्यार्थी का काम देखने लगे, संस्थापक उसके बन के। और हम लोग 2-3 लीडर थे, और वहाँ पर हमने काम काज शुरू किया। जैसे विद्यार्थी के हम हुए, और अनिल झा जी थे हमारे सीनियर थे, और 2 आदमी ने यहाँ विद्यार्थी मंच का संस्थापक बन के गठन किया 22 जिला में। यहाँ उपत का, और पार्टी के भी कुछ बुजुर्ग नेता थे जब सद्भावना खुली, तो जैसे गजेंद्र नारायण सिंह, रामचंद्र मिश्रा, श्यामलाल मिश्रा, संत प्रसाद चौधरी, बाबा राम जन्म तिवारी, राम नारायण यादव मोरंग, और इस तरह से हृदय त्रिपाठी, राजेंद्र महतो। हमारे राजेंद्र महतो तो शुरुआत से उन्होंने तो कोई स्वाद ही नहीं जाना मधेशवाद के अलावा, हम लोगों में ने भी कोई स्वाद नहीं जाना मधेशवाद के अलावा, जो उसमें अब बढ़ोतरी होकर पहचानवाद भी जुड़ गया है। उस जमाने में भी तो हिंदी नेपाल की सरकारी कामकाज की भाषा बने, जो हमारी सद्भावना, नेपाल सद्भावना पार्टी की जब स्थापना हुई लोकतंत्र के बहाली के बाद 46 के बाद, तो 5 प्रमुख मुद्दा था, जिसमें हिंदी को खस भाषा के समकक्ष सरकारी काज भाषा का मान्यता। बाकी उस वक्त में 133 भाषा थी, जब ये 144 सभी 133 भाषा को नेपाल के सरहद में बोली जाने वाली सभी भाषाओं को, सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का मान्यता।
नेपाली सेना में मधेसियों की समूहगत प्रवेश, सद्भावना का जो 5 इसलिए हम लोग कहते थे वो आंदोलन है। इसके बाद हम लोगों का था संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना, फेडरलिज्म, और उसके बाद हम लोगों का था समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन। इसकी थोड़ी संख्या के आधार में, हाँ, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करूं। आज यहाँ के माओवादी लोग कहते हैं कि संघीयता हम लोगों ने, संघीयता हम लोगों ने लाया। संघीयता की विषय उनसे बहुत पहले नेपाल सद्भावना पार्टी ने उठाया था, हम लोगों ने उठाया था। तो संघीयता की बात हमारी लाई हुई है, माओवादी की लाई हुई नहीं है। और समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र आज तक नहीं बन पाया साहब। नहीं तो हम लोगों की जनसंख्या जितनी मधेश में आबादी है, मधेश में मधेसियों की आबादी है, वहाँ पहाड़ से उतर के भी लोग बसे हुए हैं। हम लोग मधेसी हैं, वो लोग मधेशवासी हैं। पहाड़ से उतरे हुए लोग मधेशवासी हैं और हम लोग मधेसी हैं। तो मधेशवासी और मधेसी मिला के हमारी जितनी जनसंख्या है, मधेश के भूगोल में जो रहे बसे लोग हैं, तो उनकी प्रतिनिधित्व समान जनसंख्या के आधार पर हो। तो करवा क्या दिया यहाँ का शासक? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए थोड़े ना उससे कुछ होना जाना है साहब। यहाँ तो समावेशी प्रतिनिधित्व करवा दिया। तब 100 में 1 ठो रख दीजिएगा मधेश के आदमी को, 100 में 1 ठो रख दीजिएगा आप लिंबू को, 100 में 1 ठो रख दीजिएगा किरात को, तो समावेशी तो वो भी कहलाएगा। इस समावेशी हमें नहीं चाहिए, हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिए। तो मैं विषय पर आऊँ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार में, बिल्कुल जनसंख्या के आधार पर जितनी हमारी भागीदारी है, जितनी हमारी सहभागिता है, उतना तो हमको रिटर्न भी चाहिए ना हर एक क्षेत्र में। तो आप विषय हमारी कहाँ थी? तो भाषा पर थी। तो उसी वक्त 34 बरस पहले जब हम यहाँ घायल हुए और टाँका पड़ा, उस आम सभा को डिस्टर्ब किया लोगों ने। इंडियन, गुंडा, हिंदी, धोती, तुम हिंदी बोलोगे नेपाल में, और कुंडले मुंडले पंख बोलते थे उस वक्त में। तो हमारे गजन बाबू से लेके हेप्ने चलन त छ, पहाडे हामीले पनि भन्छ हैन, हेपा और प्रवृत्ति त छ पनि, और मधेसीहरूलाई धोती भन्ने हैन, हामीलाई चाहिँ पहाडे भन्ने हैन। और टुरी खेल पर आक्रमण किया, मंच पर गजन बाबू को घायल कर दिया, हमारे राजन महतो जी को छ। तर तपाईले त्यो नेपाली भाषै बोल्दिन भनेर चाहिँ कसम खानु चाहिँ गलत गर्नुभयो रमन जी। ये मेरा मुहिम है ना, ये मेरा मुहिम है ना। हम उन शासकों के लिए थ्रेट है ना कि तुम्हारे देश में इस 3 करोड़ आबादी के बीच में एक ऐसा भी एक माँ मधेश का पुत्र है जो तुम्हारी भाषा को नहीं स्वीकारता है, तुम्हारी भेष को नहीं स्वीकारता है, और खुलेआम नहीं स्वीकारता है, 34 वर्षों से नहीं स्वीकारता है। तो जब तक यह एक हमारे जीवन की एक प्रतिज्ञा आंदोलन, अरू नेताले स्वीकारिरहेछन्, तब उसका कौन जिम्मेवार? राजेन्द्र महतो तपाईको अध्यक्ष जी होइन, हम अपनी गारंटी नेपाली भाषा फरक बोलिरहेको है। उनको तो पूरा देश का काम करना है, नहीं हमको भी करना है। लेकिन मेरा मुहिम है कि हम आपसे संबंध रखेंगे तो अपनी शर्त पर संबंध रखेंगे। हम अभी मुकुमलुंग संघर्ष में गए थे और बाकायदा वहाँ के मुकुमलुंग के विषय में चर्चा करूँ अब। तब लास्ट पहले एक लाइन में कह दूं तो वहाँ भी हमने उतने सरल सीधे साधे आदिवासी जनजाति मूलवासी के बीच में अपनी प्रस्तुति हिंदी में रखा, और सबों ने उसको मन पराया। अरे सबों ने उसको हिंदी में अंतस्करण से, हृदय तल से हमारे हिंदी का स्वागत किया। मोदी आइपुग्नु भयो जस्तो लाग्यो होला। माने आपके यहाँ पत्रकार महोदय हैं, मैं देख रहा हूँ जो कैमरा पर हैं, ये भी तो वहाँ उपस्थित थे, और सबों ने ताली बजा के हिंदी का स्वागत किया। तो हमको उस रोज क्या लगा कि किस हिंदी तो वास्तव में जितना बड़ा यहाँ पर हिंदी तो देश के हर एक स्थान के कोना कोना के लोग समझते हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि खस भाषा को मधेश में जब लादी गई, जब जबरदस्ती नेपाली भाषा और प्रतिज्ञा करवाया जाता था खस भाषा में लिख के नागरिकता में, और टोपी पहना के लोग करवाते थे, तो हमको क्या लगा कि हिंदी तो जन जन की भाषा है नेपाल में वास्तव में। तो हिंदी तो ऐसे भी खस भाषा के समकक्ष सरकारी काज भाषा का उत्तराधिकारी है। तो भारतमा छ त इंडिया में हिंदी सरकारी कामकाजको भाषा। देखिए ना, ऐसे वो तो अब देखिए, आप प्रशासनिक राजनीतिक बात, आप संवैधानिक बात जो जाएंगे तो खस भाषा तो भारत की जितनी भी वहाँ की राजभाषाएं हैं भारत की, तो उसमें भाषाओं का चर्चा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में है, और 8वीं अनुसूची में हमारी खस भाषा की भी चर्चा है जो हमारे देश की भाषा है। दार्जिलिङ सिक्किमतिर खस भाषा की भी तो मान्यता है ना, खस भाषा की मान्यता है, वहाँ सरकारी काम काज उस भाषा में होती है। हमारे नेपाल में
एकल भाषा एकल भेष के नीति के कारण, त्यसको विरुद्ध तपाईँको अभियान। एकल भाषा एकल भेष के कारण हिंदी को सरकारी भाषा काज की मान्यता नहीं दी जा रही है। तो और किया क्या जा रहा है? कहिलेसम्म अब तपाईँ नेपाली भाषा आजन्म जब तक मान्यता नहीं मिलेगा, कई जन्म जब तक नहीं मानता। भनेपछि त तपाईँ मरुन्जेल अब नेपाली भाषा नबोल्ने रहेछ। कल मिल जाएगा मान्यता तो कल से बोलूंगा। अच्छी भाषा है, प्यारी भाषा है, सुंदर भाषा है, इच्छा होती है बोलने का, क्योंकि खास भाषा है, समृद्ध भाषा है, अच्छी भाषा है। लेकिन हमारी हिंदी भी किसी से कम समृद्ध नहीं है ना साहब। हिंदी तो आज दुनिया को जोड़ रही है, हिंदी तो दुनिया की को जोड़ रही है। होइन, हिन्दी त विभिन्न ठाउँमा अरू देशमा पनि, भारत, नेपाल, होइन, बङ्गलादेश अरूतिर पनि बोल्छन्, होइन। तर नहीं, नेपाल का कनेक्टिंग, नेपाल का आत्मा से यदि कहिएगा तो खास भाषा का स्थान पर यदि हिंदियों को बना दिया जाए काज भाषा, सरकारी काज भाषा, तो वो खास भाषा से बेहतर होगा क्या? खास भाषा से बेहतर होगा। इजी है क्या? 70 लाख आदमी नेपाल के, तपाईँलाई इजी होला, हामीले गाह्रो हुन्छ नि त। नहीं, आपको भी नहीं होगा। हाँ, तो हम मुकुलुंग में, लेकिन चलिए खास भाषा को भी रखिए ना। अरे आपका भाषा भी तो अपमानित है साहब। राई भाषा, लिंबू भाषा, गुरुंग भाषा, शेरपा भाषा, मगर भाषा, नेवारी भाषा, वह भी तो अपमानित है। स्टेट में भी, प्रदेश की संरचना में भी मान्यता नहीं दिया है। प्रदेश के संरचना मान्यता नहीं दिया है। त्यहाँ त प्रदेशमा त मैथली र लिम्बूको भाषालाई मान्यता दिएको छ नि त सरकारी कामकाजको लागि। अब देखिए, तर व्यवहारमा चाहिँ लागू भएको छैन। हैन? और हिंदी को साथ में काहे नहीं दे रहा साहब? पूरे मधेश को आप कैसे जोड़ेंगे? जैसे आप खस भाषा के माध्यम से पहाड़ के सभी भाषाभाषी को जोड़ दिए। हमारा मधेश, जस्ट मिनट इसको क्लियर कीजिए। जैसे आप खस भाषा के माध्यम से समूचे पहाड़ हिमाल को जोड़ दिए, यहाँ के सिंह दरबार वाले जोड़ दिए। किसी फार्मूला है ना वो, कि खस भाषा के फार्मूला से आप पहाड़ और हिमाल के सभी भाषा भाषी को आपस में जोड़ दिए, कनेक्टिंग लैंग्वेज बना दिए। तो हम उनसे प्रश्न करते हैं, सिंह दरबार में बैठे टेलीस्कोप और दूरबीन से नेपाल की शासन करने वाले शासकों से मेरा प्रश्न है कि जिस तरह से आपने जोड़ा है खस भाषा से पहाड़ हिमाल को, तो मधेश को, जो 22 जिले की मधेश है, कथित 8 जिले का मधेश उधेश नहीं है, तो सत्ता में भागीदारी के लिए जल्दी जल्दी लोग स्वीकार कर लिया। इन लोगों को सत्ता चाहिए था, शहीदों के लाश के ऊपर खड़ा होके, मधेश विद्रोह के शहीदों के लाश के ऊपर खड़ा होके इन लोगों को जल्दीबाजी में सत्ता चाहिए थी। मधेश तो वास्तव में 22 जिले का है ना। तो 22 जिला के मधेश को आप किस भाषा से जोड़ोगे, इसका जवाब तो देना सिंह दरबार। तो वो नेपाली भाषा में जोड़िरहेछ नि। कैसे नेपाली में जोड़िएगा? नेपाली भाषा नहीं हमारा, खास भाषा बोली, फिर नेपाली 144 भाषा, नेपाली कौन भाषा? नेपाली तो खास भाषा भी, तो हिंदी भाषा ही समूचे मधेश को जोड़ती है। पुनः दोहराऊं, हिंदी भाषा जबसम्म हिंदी भाषाले चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा यो राज्यले गर्दैन, सरकारले गर्दैन, तबसम्म नबोल्ने तपाईको प्रतिबद्धता हैन? प्रतिबद्धता नहीं, प्रतिज्ञा। तपाईले कसम खाइसक्नु भएको छ? प्रतिज्ञा कहिए दिए। अब ठिक छ, यो पनि विशेष अब हामीले संवाद गऱ्यौँ। अब चाहिँ मुकुमलुङको विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँ मुकुमलुङ जानुभयो, त्यहाँ हिन्दीमा पनि कुरा गर्नुभयो। हिन्दीमा पनि नहीं, हिन्दी में ही, हिन्दी भाषामा कुरा गर्नुभयो हैन तपाईले। अब त्यहाँ विभिन्न त्यहाँको युमाको कुरा, हैन, लिम्बूले युमा भन्छन्, त्यहाँ मुकुमलुङको कुरा, मुकुमलुङ पनि टिपिकल लिम्बू भाषाको शब्द हो। त्यसलाई पाथिभरा नेपाली भाषामा, तपाईँकै भाषामा भन्यो भने खस नेपाली भाषामा पाथिभरा, खस नेपाली, ठीक, खस नेपाली। अब त्यहाँ केबल कार निर्माण हुँदैछ, केबल कार निर्माण हुनु हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ शान्तिपूर्ण पदयात्रामा 6 गतेदेखि 8 गतेसम्मको शान्तिपूर्ण पदयात्रामा तपाईँहरू जानुभयो। तपाईँको अध्यक्ष, सम्मानित नेता, उपप्रधान राजेन्द्र महतोजी, पूर्व प्रधानमन्त्री हैन, राजेन्द्र महतोजी पनि जानुभयो हैन। तपाईँहरू त्यहाँ जानुभएपछि चाहिँ झन् त्यहाँको मान्छेको चाहिँ मनोबल उच्च भयो हैन। मधेसवादी दलहरू पनि, उपप्रधान हैन, पूर्व उपप्रधान मन्त्री जस्तो एकदमै सम्मानित नेता पनि आउनुभयो भनेर झडप चाहिँ झन् भयो अरे भनेर चाहिँ तपाईँलाई आरोप पनि छ। के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू जानुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ झडप भएको? ऐसा है, अभी तो विस्तृत थोड़ा 2-4 मिनट तो व्याख्या करना होगा ना। किन जानुभयो ल अब तपाईँहरू त्यहाँ? देखिए, उस तरह के स्थान पर जाना हमारे जैसे लोगों के लिए सौभाग्य होगा। हमारे अध्यक्ष जी तो कई जगह गए हैं। जब से हमारी राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल की स्थापना हुई है तो 101 जगह कार्यक्रम हुआ, कई जगह गए। हम ताप्लेजुङ के धरती पर पहली बार गए थे और वह धरती इतनी पवित्र धरती है, इतने ईमानदार लोग वहाँ रहते हैं, जो मुझे तो इतना आनंद आया कि
कि ये राष्ट्र ये क्या करवा रहा था, ये मधेसी जनजाति के बीच में जो एक दूरी पैदा की हुआ था, वहाँ तो कोई दूरी है ही नहीं। इतने अपनत्व से वो लोग हम लोगों का स्वागत किए जो वो अविस्मरणीय है साहब। वो उस रोज लगा स्वागत पनि गर्नुभयो त्यहाँ, माने कहने का अरे अभिनंदन स्वागत अपनत्व से अपनाए, जो अपने कोई अपने आ गए, कोई अपना आ गया वहाँ, माने वहाँ तपाईलाई त लखेट्यो कुट्यो भन्ने कुरा पनि छ। हम पब्लिक की बात कर रहे हैं ना, हमको तो घायल किया ना, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो एक धोती वाले का स्वागत पहाड़ के टोपी वाले किए, यह वास्तव में इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी महत्व रखती है। इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक संबंध में एक माइलस्टोन के रूप में हमने पाया कि एक धोती वाला का स्वागत, एक लुंगी पगड़ी गमछा वाले का स्वागत एक पहाड़ के दौरा सलवार टोपी वाला कर रहे थे, तो वास्तव में लगा कि क्या सामाजिक सद्भाव है। अब लोगों को समझ में आ रही है कि कैसे लड़ाई लड़वाई जाती थी मधेसी और जनजाति के बीच में। अब वहाँ की बात करें, मुकुमलुंग की बात करें, अलि छोटो मध्य के गर्न चाहिँ, तो वहाँ जब गए तो वहाँ हम तो वहाँ गए हम शांतिपूर्ण पद यात्रा इस हेतु करने, जो वहाँ पर मुंधुम धर्म ग्रंथ जो है, किरात की जो धर्म ग्रंथ है, मुंधुम धर्म ग्रंथ, जिस तरह से हम हिंदुओं की पवित्र धर्म ग्रंथ वेद है, तो वहाँ की पवित्र धर्म ग्रंथ मुंधुम धर्म ग्रंथ है। और मुंधुम धर्म ग्रंथ में स्पष्ट व्याख्या कर रखा है, जो मुकुमलुंग पर्वत है, समूची पर्वत, समूची क्षेत्र, तो वह पर्वत अत्यंत ही आदरणीय, परंपरागत, पूर्वज के समय से कई पुश्तों से उस समूचे मुकुमलुंग पर्वत की पूजा होती है। समूचे पर्वत की पूजा होती है, और उस पर्वत को ये लोग सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक आक्रमण करके उसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था। विगत 5-6 सालों से बढ़ कह रहा था। केबल कार निर्माण गर्नु त विकास त हो नि त। धार्मिक आस्था पर प्रहार करके विकास नहीं होता है। विकास यदि होता तो भारत पछि केबल कार निर्माण चाहिँ विकास चाहिँ हो, तर विनाश। केबल कार बनाने का हजारों स्थान है नेपाल में, लेकिन किसी के आस्था पर आप प्रहार कीजिएगा, किसी के धर्म पर आप प्रहार कीजिएगा, किसी के संस्कृति पर आप प्रहार कीजिएगा, तो वह प्रहार नहीं होने देंगे। और उस प्रहार में वहां के पहाड़ के आदिवासी, जनजाति, राय, लिंबू, गुरुंग, मूलवासी के साथ हमारी पार्टी और हम लोग और हम जितने भी मधेशवादी पहचानवादी हैं, हमारे नेता राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में इसे तो गए कि उस शांतिपूर्ण संघर्ष को मजबूती प्रदान किया जा सके, और वह मजबूती हमने प्रदान किया। हमारी उपस्थिति से वहाँ जो केबल कार का निर्माण हो रहा था, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का काम हो रहा था, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया। वो हमारी शांतिपूर्ण आंदोलन में इतनी ओज थी, इतनी ताकत थी, जो आप लोगों के संग साथ राजेंद्र महतो जी वहाँ पहुँचे संग साथ निभाने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व, और हम लोग तो वहाँ के स्थानीय वासियों को हमने पाया कि 99.9% 99.9% केबल कार के पक्ष में नहीं है, और 0.1% जिनको स्थानीयहरू पनि केबल कार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। वही तो कह दिए 99 इन्द्र केदेम हैन, त्यहाँको मेयर साहब, स्थानीय सरकार, हम देख क्या है ना, 99 अमीर मादेन, त्यहाँको जनप्रतिनिधि चाहिँ संघीय संसद योगेश भट्टराई, ओ सिंह दरबार के प्रतिनिधि 4 ठो हैन, त्यहाँको जनप्रतिनिधि हो नि त, त्यहाँको जनताले विजय गरेर आएको, तो धोखा दे दिया ना जनता को साहब। 99.9% कोई भला अपने धर्म संस्कृति आस्था के विरुद्ध होगा। केबल कार से विकास से धर्म का नाश कीजिएगा। मैं कहता हूँ इस नेपाल के विकास में ऋण नहीं, 70% का अकेले अनुदान सहयोग भारत देती है। कितना पैसा होगा भारत के पास? और भारत में बद्रीनाथ में आज तक क्या बोलते हैं, केदारनाथ में केबल कार काहे नहीं बना? काहे नहीं भारत सरकार केबल कार केदारनाथ में बनाई? क्यों नहीं केबल कार वैष्णो देवी में बनाया गया है? क्यों नहीं केबल कार आज यमुनोत्री में बनाया गया है? क्योंकि इससे धार्मिकता, कैलाश पर्वतमा पनि बनाउन सकिन्छ। कहीं चाइना के पास पैसा का कमी है, तिब्बत के पास। भनेपछि तपाईको भनाइ चाहिँ केबल कार निर्माण गर्न चाहिँ ठीक छ, तर गलत ठाउँ पर्यो। हाँ, जगह गलत आपने चुना, और गलत क्यों चुना भन्यो, गलत क्यों चुना इसका भी कारण। तर योगेश भट्टराईज्यूले बोल्नु भएको सुन्नुभयो? त्यो त पाथी भरा त
त्यो एकल जाति लिम्बूको मात्र होइन, त्यो त क्षेत्रीय ब्राह्मणको पनि हो भनेर बोल्नु छ। नहीं, तो वो इसलिए बोले हैं कि आज से 6-7 साल पहले, होइन अहिले भर्खरै बोल्नु छ। आज से इसलिए बोले, उनके बोलने का मैं कारण बताता हूँ ना, कि वो तो शासन की भाषा बोलेंगे ना, हम तो संघर्ष का भाषा बताएंगे ना आपको। तो संघर्ष की भाषा में मैं बताऊँ आपको। जनप्रतिनिधि, अरे बाप रे, जनप्रतिनिधि होने से क्या होता है साहब? जनप्रतिनिधि होने से राइट टू रिकॉल है ही नहीं। राइट टू रिकॉल यदि संवैधानिक व्यवस्था हो, और राइट टू, जनताको भाषा बोल्नु पर्यो नि त, उनले जनताको भाषा बोलिरहेछ साहब। राइट टू रिकॉल की यदि व्यवस्था होती इस देश में, निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था किया रहता, तो योगेश भट्टराई 1 मिनट के भीतर वहां से वापस हो जाते, संसद पद की खात्मा हो जाती, सांसद नहीं रहते। हम वहां के लोगों के बीच में न 4-5 रोज गुजार के आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा व्याख्या करूं कि वो मुंदुम किन बन्नु हुँदैन ल त्यसै। हाँ, वही केबल कार किन निर्माण गरिनु हुँदैन? जी श्रीमान, मैं उसी पर जा रहा हूँ। तो वो मुंदुम धर्म के हिसाब से मुकुलुंग पूरा पर्वत क्षेत्र जो है सो धार्मिक आस्था का केंद्र है। पूर्वजों के समय से भी वहाँ के आदिवासी जनजाति मूल वासियों का धर्म है, वह पूजनीय है, परम आस्था का केंद्र बिंदु है। और उस आस्था पर आप उसको पर्यटकीय स्थल बनाइएगा, पिकनिक स्पॉट बनाइएगा, मनोरंजन स्पॉट बनाइएगा, हनीमून का स्पॉट बनाइएगा, तो यह नहीं चलेगी। एक बात। दूसरा बात, उतना ही नहीं साहब, बुढ़ा बुढ़ी त्यहाँ चाहिँ केबल कारमा चाहिँ चढेर जान्छ। अरे न, तो धर्म के जगह पर नहीं, पैदल जाइए, पैदल जाइए ना साहब। बूढ़ा बूढ़ी हिँड्न सक्दैनन् भन्ने। अरे तो वहाँ, अरे देखिए 50 वीडियो है, तो बूढ़ा बूढ़ी जो नहीं जाएंगे, जो लोग समय रहते तीर्थ नहीं कर पाए, समय रहते तीर्थ नहीं कर पाए, और बुढ़ापा में इच्छा हुई कि हम तीर्थ करें, तो वहाँ पर तो वो पालकी का सिस्टम है, कल घोड़ा का सिस्टम चलेगा। अभी जब जाइए केदारनाथ में घोड़ा चलती है, वैष्णो देवी में घोड़ा चलता है, हमारे यहाँ भी बहुत धर्म स्थल पर घोड़ा चलता है। आप जाते हैं तो मानसरोवर कैलाश का परिक्रमा घोड़ा से कराया जाता है तिब्बत में, तो घोड़ा चलेगा। उसकी प्राकृतिक जो उसका अपना पहचान है वह वहाँ पर कायम होना पड़ेगा। हजारों लाखों पेड़ वहाँ लाली गुरांस एकदम सुंदर, वो सब काट कूट के पड़ा। तो मैं विषय अंतर ना हो, तो न सिर्फ मुकुमलुंग तो पूरा क्षेत्र हमारे आदिवासी जनजाति भाइयों का है, लिंबुओं का है। मुकुमलुंग के उस शिखर को वहाँ बोलते हैं लिंबू भाषा में, मैं बताऊँ आपको कि चुतलुंग। तो शिखर को क्या बोलते हैं? चुतलुंग। हाँ, चुतलुंग बोलते रहे। हाँ, चुतलुंग। तो उस शिखर पर आप केबल कार से आप बर्बादी करोगे। तो मुकुमलुंग क्षेत्र, पहाड़ और चुतलुंग, और इनकी योजना क्या है? हम वहाँ गए तो हम लोगों को पता चला कि इनकी योजना यही नहीं, यहाँ जो वो लोग बनाने में सफल हो जाएंगे, तो बनाना काहे चाहते हैं, तो वो भी उस पर भी आऊँगा। तो उसके आगे जो है फक्तांगलुंग जो उससे ऊपर जिसको सिंहासन बोलते हैं, वहाँ पर मुकुमलुंग और चुटलुंग का सिंहासन है। अगला पहाड़ है जो कुंभकर्ण कहते हैं, कुंभकर्ण हिमालय, तो उसमें क्या है? फक्तांगलुंग। तो बनाना काहे चाहते हैं, तो वो भी उस पर भी आऊँगा। तो उसके आगे जो है फक्तांगलुंग जो उससे ऊपर जिसको सिंहासन बोलते हैं, वहाँ पर मुकुमलुंग और चुटलुंग का सिंहासन है। अगला पहाड़ है जो कुंभकर्ण कहते हैं, कुंभकर्ण हिमालय, तो उसमें क्या है? फक्तांगलुंग। तो फक्तांगलुंग तक भी ये संस्कृति सभ्यता को बर्बाद करेंगे। तो ये काहे होता है जानते हैं? ये सभ्यता संस्कृति पहले किसी का बर्बाद कर दीजिए, तो उसका भाषा, जाति, संस्कृति सब बर्बाद कर दीजिए, और उस पर उसको अच्छे से अपना औपनिवेशिक शासन का संचालन कीजिए। तो यह बात तो हम लोगों पर हो ही रहा था मधेश में, वर्षों वर्ष से बर्बाद कर दिया मधेश को। 2 ही फार्मूला लाया, जाति के आधार पर मधेश को तोड़ दिया और भाषा के आधार पर तोड़ दिया। वीरगंज में जाके यहाँ का नेता सब भोजपुरी बोल देगा, जनकपुर में जाके बजिका मैथिली बोल देगा, नेपालगंज में जाके और बांके उधर जाके पश्चिम में जाके अवधी बोल देना, कलाली कंचनपुर बांके बर्दिया में जाके थारू बोल देना, पूरब में जाके आप देखिए तो कहीं पर वहाँ देखिएगा तो वहाँ की भी जो स्थानीय भाषा हैं उधर के हमारे लोगों का, उस भाषा में बोल देना। तो इस तरह से आपको तोड़ दिया भाषा के आधार पर और जाति के आधार पर तोड़ दिया। तो यही फार्मूला यहाँ भी लगा रहा है। ये तो खाली लिंबू पहले आप देखिए ना क्या कहता है, मधेसलाई पहिला उपनिवेश बनायो। मेरा अनुभव सुनिए, मेरा अनुभव अहिले त्यस्तै लिम्बूलाई पनि बनाउन खोजिरहेछ भन्ने तपाईँको आरोप हो। योगेश भट्टराई के शब्दों में जो इन्होंने यदि कहा है, जो कि ये सिर्फ लिंबू का नहीं, ये क्षेत्रीय भाषा सब का,
तो भाषा का आधार तो ये फिर तोड़ रहा है। लिंबू का नहीं है कहने का क्या अर्थ हुआ? आपने आज से 6-7 साल मात्र होइन, एकल जातिको होइन भन्ने कुरा। ना सुनिए ना, मैं वही कह दूं, सबैको भन्ने कुरा है। आज से 6-7 साल पहले, आज से 6-7 साल पहले प्लानिंग तो है नहीं इन लोगों के दिमाग में। ये लोग बहुत आगे का सोचते हैं कि कैसे हमको शासन करना है। देखिए, आप देखे हैं कि नहीं देखे, विगत 275 वर्षों से लोकतंत्र की जब से बहाली हुई, 35 वर्ष तो हो गए, 35 वर्षों में माओवादी, कम्युनिस्ट, लाल आतंकी कम्युनिस्ट, मेरा शब्द सुनिए, विषय वस्तु में उसी पर जा रहे हैं। तो वो कम्युनिस्ट के नाम पर हों, कांग्रेस के नाम पर हों, माओवादी के नाम पर हों, तो आप पाइएगा जो जनता को जंतु समझ के, जनता को वस्तु समझ के, जनता को जंतु और वस्तु समझ के एक ही चेहरा, एक ही जाति का लोग प्रधानमंत्री बन रहा है। देखिए ना, एक ही देखिए ना घुमा के, एक ही। तो कैसे बन रहा जानते हैं? मनीष मान सिंह श्रेष्ठ बोलू भाषा हम 35 वर्ष से कर रहे हैं साहब, लोकतंत्र के बहाली के बात कर रहे हैं। तो फिर आप 2007 सालदेखि एक जना तो आदिवासी भाषा नि, लोकतंत्र के बहाली के बाद मेरा शब्द जरा आप गौर कीजिए, तो हम विषय छूट जाएगा। सुनिए, तो हम जब वहाँ गए तो पाए कि ये जो कह रहे हैं योगेश भट्टराई कहें, जो कि सभी का है, तो सभी का तो आपने बना दिया ना, सभी का होना भी चाहिए ना, धर्म सभी का होना चाहिए, आस्था सभी का होना चाहिए। सभी का नहीं होता तो यह मधेसी रमन पांडे वहाँ कहा जाता, मधेशवादी और पहचानवादी लीडर राजेंद्र महतो जी वहाँ कहा जाते। चूंकि हम सभी का आस्था का केंद्र है, जानकी मंदिर भी आपकी है, पशुपतिनाथ भी आपकी है, है ना, मुकुलुंग भी हमारा है। इसी को तो साबित करने गए। तो वहां पर क्या किया साहब, सुनिए ना, 6-7 साल पहले उस समूचे पहाड़ का पूजा होता है, मुकुलुंग का, और चोटलांग का पूजा होता है, ऊपर चोटलुंग का पूजा होता है, शिखर का। वहां पर 6-7 साल पहले जाके एक मूर्ति स्थापित कर दिया, एक देवी का मूर्ति स्थापित कर दिया और उसको कह दिया पाथीभरा भगवती। एक कृत्रिम स्थापना है। मुकुमलुंग के ऊपर किसी मूर्ति को स्थापित करने की जरूरत है, प्लान किया और पाथीभरा कथित नाम रख दिया। उसका नाम तो पाथीभरा है ही नहीं, उसका नाम तो मुकुमलुंग है ना। तो मुकुमलुंग नाम को वहाँ पर कहिएगा तो मुकुमलुंग नाम को विलुप्त करने के लिए ऐसा साजिश रखा कि पाथीभरा करके नाम करके भगवती का स्थापना कर दिया। तो साजिश करता इन लोगों से बड़ा कोई है इस देश में? सत्ता के खातिर सत्ता को उद्योग बनाया है, उद्योग, राजनीतिक उद्योग है इन लोगों की। तर रमन सर सुन्नुहोस्, त्यहाँ सम्पूर्ण चाहिँ सरकारी मान्यता हैन, सम्पूर्ण सरकारी चाहिँ कामहरू पुरा गरेर त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले लिएको छ हैन। स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँ स्वीकृति दिएको छ, प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिएको छ, सङ्घीय सरकारले स्वीकृति दिएको छ, र त्यहाँ सरकार चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै बोलिरहेछ। अस्ति तपाईँ गृहमन्त्रीको कुरा पनि सुन्नुभयो होला हैन, त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि योगेश भट्टराईको कुरा त पटक पटक आइरहेछ हैन। र सबै कानुनी प्रावधानहरू, कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर त्यहाँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गर्दैछ र त्यसको जग पनि बसाल्दैछ। तपाईँले त हेर्नुभयो, त्यहाँ काम सुरु भएको छ हैन, शुभारम्भ भइसकेको छ नि, काम सुरु पनि भएको छ, सरकारी सबै कानुनी मान्यता पुरा गरेको छ र सरकार चाहिँ एनी हाउ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागिरहेछ। तर तपाईहरु निर्माण हुनु हुँदैन, निर्माण रोक दिए तो नहीं होना। अब निर्माण रुक गया तो रुक गया, अब निर्माण कहाँ होगा? तपाईहरु फर्केर आउनु अहिले फेरि भइरहेछ। ना वो तो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो तो इन लोगों को बर्बाद कर देगा। कर्फ्यू जारी हुन्छ, निषेधाज्ञा जारी हुन्छ। अब मैं बताऊं, ये थोड़ा काहे ये लोग कर रहे हैं यहाँ से? सशस्त्रहरूलाई चाहिँ सुरक्षा मैं आपको इसकी निर्माण भइरहेछ त। कौन सशस्त्र, कौन प्रहरी? नेपाल सरकार का न सशस्त्र वहाँ न प्रहरी, वहाँ कौन कह दिया आपको नेपाल सरकार? नेपाल का सुरक्षा कर्मीहरू वहाँ 3 तरह की प्रहरी है, वहाँ 3 तरह की प्रहरी कागजी रूप से, जिसको कहते हैं आप कागजी भाषा में, संवैधानिक भाषा में नेपाल प्रहरी एक हुआ, सशस्त्र प्रहरी 2 हुआ। तो ये कागजी भाषा में। अब हमारी भाषा में क्या है, चूंकि हम तो आंदोलन भोग क्या है ना, जबरदस्ती शांतिपूर्ण बन के गए और सुरक्षा कर्मी ना। सुनिए ना, हम आपको बात बताएं, वहाँ जितनी भी भाषा, नेपाल प्रहरी नहीं, वो कांग्रेस से माले का प्रहरी है। मैं कह रहा हूँ, ऑफिशियल कर रहा हूँ आपको, ऑफिशियल तपाईं कसरी त्यसरी आरोप लाउन सक्नुहुन्छ? नेपाल अब कांग्रेस एमालेको मात्रै प्रहरी भने बस वो नेपाल माने देखिए, होना चाहिए था नेपाल सरकार का प्रहरी, लेकिन उस तापलेजुङ जिला में हम लोगों ने पाया कि वो
नेपाल सरकार का प्रहरी या नेपाल नेपाल सरकार का प्रहरी, कांग्रेस एमाले का प्रहरी, कांग्रेस एमाले का सशस्त्र, ये का है पूछिएगा नहीं, का है कैसे त्यहाँको सीडीओ चाहिँ को हो त्यसै? प्रहरी सीडीओ तो सबके हेड हुए ना, मुकुलनुंग के हेड जैसे वो सर भाग को कहेंगे, सीडीओ पनि चोटलांग एमाले कांग्रेस के सीडीओ, चोटलांग वैसे ही सर किसके हुए? होइन, तपाईले यसरी आरोप लाउन मिल्दैन। आरोप हम उसको हम साबित करें ना, सुन लीजिए ना एक मिनट। के छ तपाईसँग एभिडेन्स? साबित गर्ने एविडेंस प्रस्तुत करने का मौका दीजिए ना हमको। काहे हम बोले कि नेपाल प्रहरी नहीं, व्यक्ति का नाम हम चेयर का बात करते हैं, व्यक्ति तो व्यक्ति का नाम, डीएसपी नेपाल सरकार को डीएसपी हो। हम आपको पद की बात किए हैं, व्यक्ति का नाम लेना जरूरत नहीं है। व्यक्ति का तो स्वभाव भी बदलता है। प्रहरी प्रशासन भनेपछि नेपाल सरकार को होइन भन्ने तपाईको तर्क हैन? व्यक्ति तो मान लीजिए कल तक रामायण कालीन इतिहास में जाएंगे तो कल तक का डाकू रत्नाकर बदल के वाल्मीकि हो जाता है नारद जी के संगति से, तीन लोग भी बदलेंगे, समय आ रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात आपको कहता हूँ, हाँ, काहे हमने कहा प्रशासन ने, काहे हमने कहा नेपाल सरकार की प्रहरी नहीं होके वहाँ की कांग्रेस एमाले की प्रहरी है, उसको एक लाइन में मैं कहता हूँ। जिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेंद्र महतो जी और इस देश के एक वीआईपी उप प्रधानमंत्री जैसे लोग, पूर्व उप प्रधानमंत्री, हाँ पूर्व उप प्रधानमंत्री जी, जब हम लोग नीचे वहाँ से बेस में आए, वहाँ पर पदयात्रा करके, तो एक वहीं पर होटल में ठहरे, नीचे बेस को वो जो जगह है काफले पार्टी, वो काफले पार्टी बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ से उधर जहाँ निर्माण हो रही वहाँ भी जाने का रास्ता है, और वहाँ ऊपर चढ़ने का भी, मुकुलमुंग चढ़ने का भी रास्ता वहीं से आरंभ होता है। 13,000 फीट पर मुकुलमुंग है, देख लीजिए। केदारनाथ 14,000 पर है, 13,000 फीट पर, काफ़ी हाइट पर है साहब। तो उस काफले पार्टी में जब हम लोग ठहरे तो वहाँ के डीएसपी आके बोलते हैं, वो लोग क्या किया, तो एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया। अब हम लोग ने बाहर निकल पाने, रात भर हम लोग वहाँ तमाम होटल बंद करवा दिया। तो 10 लोग तो हम लोगों का गाड़ी जो था 3-4 स्कॉर्पियो, उसी में रात भर बैठे रहे, ठंडी हवा चल रही थी, बर्फीली हवा, गाड़ी में रात बिताउनु भयो हमारे साथी लोग, और हम उस होटल में आ गए अध्यक्ष के साथ, और एक रूम में 15 लोग सोए हैं साहब, नीचे ऊपर बेड पर चेयर पर। का है कि नीचे उतरते तो गोली मार देता, और डीएसपी साहब आके वहाँ बोलते हैं, गोली मारना कहाँ पाउँछ, गोली हान्न पाउँदैन। वो तो सुनिए तो सही साहब, डीएसपी साहब आप चलिए, एक स्वतंत्र आयोग बने, यदि इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, हमारे हिसाब से तो नहीं है, हमारे हिसाब से तो नहीं है। इस देश में यदि कानून जिंदा है, इस देश में यदि संविधान जिंदा है, इस हमारे देश में यदि मानव अधिकार जिंदा है, अंतर्राष्ट्रीय आयोग नियोग जिंदा है, तो कोई चले मुकुलमुंग वहां काफिल पार्टी और पूछे कि सद्य डीएसपी साहब आके कहते हैं होटल वाले को, होटल तुमने क्यों खोल रखा है, खाना तुम क्यों बना रही हो, उस होटल की मालकिन ने बोल सकती है, डीएसपी ने बोल सकते, हम कह रहे हैं ना, हजारों बाइट आप देखिए ना। इसके बाद उतना ही नहीं, इस होटल में तुम लोगों ने क्यों रखा, इस सबको होटल में क्यों रहा, जल्दी होटल से निकालो। अब तो इतना बाध्य कर दिया सुबह होते होते साहब कि बिना एक कप चाय पिए, सुन लीजिए, होटल वाले को कहा। अनि त्यसरी डीएसपी ले बोलिरहेको तपाईसँग कुनै प्रूफ छ, प्रमाण छ? हाँ एभिडेन्स छ? हाँ, चलिए ना, वहाँ कहे ना कि एक आयोग गठन कीजिए ना, और भी प्रमाण देता हूँ ना, इससे बड़ा प्रमाण है मेरे पास। त्यो त मानव अधिकार कर्मीहरूले गर्लान्, खोजलान्। कहाँ काठमांडू छोड़ के जाने के लिए तैयार है, ये तो बड़ा गाड़ी एसी में बैठ के, देखिए हम उतना नहीं जानते हैं। आप वहाँ स्थल पर जाकर निरीक्षण कीजिए ना, यहाँ विचार गोष्ठी कर लेने से, यहाँ रिपोर्टर्स क्लब में भाषण कर लेने से, यहाँ खबर हब में बात बना लेने से थोड़ा होता है। स्पॉट पर जाकर पता लगाइए जो हम लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार ढाया गया है, इससे भी बड़ी प्रमाण देता हूँ। क्या अत्याचार हुआ था? हाँ, इससे बड़ी प्रमाण। उसके बाद जब हम लोग पुनः इन लोगों के कारण हम लोगों ने देखा वहां कन्फ्रंटेशन हो जाएगा। सिर्फ 10 गुंडे थे उनके, 10 गुंडे, ऐसे गुंडे जैसे ऐसे गुंडा भन्ने शब्द गुंडा 3 बार गुंडा होइन, त्यो शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् है। तो कौन सा प्रयोग करें? त्यो त कानुनले वर्जित गरेको शब्द हो नि, गुंडा यस्तो बोल्नु पाउँदैन नि फेरि। तो क्या कहिएगा उसको? उसको डीएसपी को गुंडा छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? ना डीएसपी को गुंडा नहीं कहा। कसको? डीएसपी को तो कहा है कांग्रेस एमाले का प्रहरी, कांग्रेस एमाले का प्रहरी, कांग्रेस एमाले का प्रहरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? गरी गुंडा भन्नुहुन्छ, कसको गुंडा थियो? 10 गुंडा? उनको गुंडा नहीं कहा हमने, गुंडा कह रहे हैं। गुंडा कसको थियो? 10 जना। वो केबल कार निर्माता का परिचालित, वो क्या करता था? केबल कार निर्माण करने कसरी गुंडा परिचालित करता? बाबा हम लोग गरम पानी पी रहे थे ना कप में लेके,
कब छीन लिया हाथ से साहब? उसका वीडियो आ गया है, हम ऐसे नहीं कहें। आप ही के कौन टीवी में एक किराती साहब है, उनका टीवी उसका वीडियो बना लिया। जो तुम कैसे बंद करवा रहे हो, तुम खाना कहे नहीं खा रहे हो, उसका वीडियो आ गया है। तो गुंडा का उसका वीडियो है मारा, तो हम गुंडा करें कि मीडिया गुंडा करे? गुंडा बोल्न मिल्दैन त्यो। क्या कहें उसको? क्या है उसको? एक सज्जन हम लोगों को आ गए मारने, तो सज्जन कहें उसको? गुंडा का मतलब क्या होता है? बदमाश। गुंडा का मतलब उसका समानांतर वर्ड बदमाश हुआ। तो वह बदमाश क्या किया? तो उन लोगों के, तो इस पर आइए, तो सिर्फ 2 4 10 आप विषय पहले जान लीजिए साहब। आप रात तपाईहरु त्यो होटलमा बस्न दिएन त्यसपछि? नहीं, तो किसी तरह रात काटे, लगता था कि अब कहता था होटलें जला देंगे। डीएसपी साहब के मौजूदगी में, प्रहरी प्रशासन के मौजूदगी में वो 10 को वो जो गुंडा संचालित था। गुंडा बार बार कहूंगा साहब, गुंडा ही नहीं तो क्या है साहब? एक गुंडा ही है जो इस देश में सच्चाई जाहिर करने वाले को हम चैन से नहीं रहने देंगे। केबल कार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे भन्नुस् न, त्यहाँको स्थानीय गुंडा भन्ने। रे उसके भी बाप दादे कहते हैं नहीं निर्माण होना चाहिए। वो 2 रोज खाने के लिए, ये करने के लिए, जैसे होता है ना, घर को आग लगी घर के चिराग से, 2 रोज पेट पालने के लिए भूखा नंगा टाइप का आदमी, भूखा नंगा टाइप का आदमी, समाज द्रोही, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, परिवार द्रोही, वैसा 10 आदमी आके और हम लोगों को वहां पर डिस्टर्ब करे और प्रहरी प्रशासन उसको सुरक्षा देवे। अब इसको क्या कहिएगा? तो कांग्रेस से माला का प्रहरी नहीं हुआ। और आगे की बात बताऊं तो हम लोग आरोप लगाउनु भएको त? आरोप नहीं, सत्य भाई। आरोप इसमें क्या, वीडियो है हमारे पास। तो आरोप क्या होता है? गुंडाले तपाईलाई निकाल्नु भयो? निकाल दिया कि इसके बाद तो पत्रकार पर हमला कर दिया। वो नहीं किया? पत्रकार पर वो गुंडा जो था, वो बदमाश लीडर, वो आपको वो पत्रकार, उसको नाम क्या रहे? नाम हम भूल रहे हैं भाई, इतना ही याद रख लिए। उधर का नाम हम तो कम है, लेकिन नाम उसका है, वीडियो है, कहिएगा तो हम वीडियो भेज देंगे आपको। हम लोगों के पास सुरक्षित है और मीडिया में काफ़ी आ गया है उसका इंटरव्यू। किराती जी इंटरव्यू लिए हैं, आप उनसे मंगा लीजिए। तो डर गया अंत में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद छोटा कहानी सुनिए, कहानी सुनिए। तो उसके बाद सुबह हो, छोटा कहेंगे, लंबा क्यों कहेंगे? तो उसके बाद हमारे 4-5 हजार आंदोलनकारी ऊपर पहाड़ पर थे। वो कौन डाड़ा बोलते हैं उसको? बल्लू डाड़ा। तो बल्लू डाड़ा में वो लोग अपने को सुरक्षित रखे हुए, चूंकि हम तो शांतिपूर्ण आंदोलनकारी, गांधीवादी आंदोलनकारी। तो बल्लू, हम लोगों के पास तो एक डंडा लेके चढ़ है, डंडा चूंकि टेकने के लिए चाहिए। जब हम चढ़ाई किए उतरे तो बल्लू डाड़ा पर हम लोगों की भोजन बन रही थी। वहाँ स्थानीय के चावल दाल चंदा से साधारण भोजन बन रही थी। तो बल्लू डाड़ा पर हमारे 4-5 हजार सिपाही साथी लोग थे, हमारे पहचानवादी साथी लोग थे। तो बल्लू डाड़ा से वो लोग नीचे आना चाहते थे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे, महतो जी, कि नहीं, इन लोगों का प्लानिंग है, आप नीचे आओगे, ये लोग 10 से आदमी है, ये लोग 10 आदमी डिस्टर्ब करने वाला है। तो ये क्या करेगा कि पथराव कर देगा। आप लोग तो 4-5 हार होते, इसको तो हो जाएगा, फिर कन्फ्रंटेशन हो जाएगा। और उस कन्फ्रंटेशन का फायदा कौन उठाएगा? तो कांग्रेस एमएलए का प्रहरी, जो 2-4 दिन के लिए कांग्रेस एमएलए का प्रहरी बना था, अपना पेट भरने के लिए। वही न करेगा। किसका कहे? नेपाल प्रहरी को कांग्रेस एमएलए ने अपने प्रभाव में लेके सुरक्षा कर्मी बनोस् न। उसको हम साबित कर रहे हैं ना। हम नहीं साबित करेंगे तब ना, हम कहीं भी साबित कर देंगे। तो वो प्रहरी जो था, तो वो प्रहरी के संरक्षक में वो 10 को गुंडा बदमाशी करे, को बार न रोके। तो हमारे साथी नीचे जब हम लोग को लेने आए सुबह में, चूंकि होटल वाला सीधे कह दिया आप यहाँ से निकलो, और नहीं तो हमारा होटल जलाने वाला है। तो आप किसी के संपत्ति को आप जलवाएगा, सो वो रखने के लिए तैयार नहीं हुई। और एक होटल के अलावा कोई अन्य होटल को खोलने ही नहीं दिया ये लोग, सारा होटल बंद। देखिए, तब हम लोग के 4-5 हजार साथी ऊपर से नीचे उतरे, इस आदेश के साथ, आपसी सलाह के साथ, तो यहाँ आके आप ऊपर ही वहाँ सीढ़ी के पास रुको, और हम लोग जो घिरे हुए 25-40 आदमी थे, 50 आदमी, वो आप लोगों के पास आते हैं, सीधे ऊपर चढ़ो। कहा कि नीचे आने से तो पथराव करेगा, थोड़ा कर भी दिया उधर से। और प्रहरी क्या करेगी, उन लोगों की योजना थी। हम लोगों को, अब आंदोलन तो 34 वर्षों से कर रहा हूँ, मधेश आंदोलन का तो अनुभव है ना साहब। तो वहाँ भी तो इसका फ़ायदा उठा के क्या करेगा, 10 ठो आदमी पथराव कर देगा, उधर से कन्फ्रंटेशन होगी और प्रहरी आपको इनकाउंटर कर देगा। सीधा टारगेट था जो राजेंद्र महतो इनकाउंटर कर देगा। तो इनकाउंटर कर देगा, आंदोलनकारियों का इनकाउंटर कर देगा और सब कुछ समाप्त कर देगा। तो हम लोग इस बात को समझ गए। तो हम लोग, तो तपाईहरुको पूर्व अनुमान मात्रै हो, इनकाउंटर गर्न मिल्छ? पूर्व अनुमान नहीं, प्रहरीले जिसने खाना बंद करवा दिया, पानी बंद करवा दिया, पूर्व उप प्रधानमन्त्री जस्तोलाई इनकाउंटर। अब उसका अगला एपिसोड सुन लीजिए। तो हम लोग बल्लू डाड़ा गए, बल्लू आरोप लगाउनु भयो।
पूर्व अनुमान हो आरोप नहीं, सत्य, यस्तो हुन सक्छ भन्ने सत्य। अब बोल अब 2 मिनट आप बीच में बोलिएगा तो टाइम देखिए कितना बहन बात हो। तो हम लोग बल्लू डारा गए, बल्लू डारा गए, बल्लू डारा से रात भर कष्ट करके एक शाम खाना बना, रात में खानो नहीं। बल्लू डारामा तपाईँले सुत्न ठाउँ पाउनुभयो? नहीं, कैसे सोए हैं सोइए ना। एक बेड पर 5 लोग 6 लोग 2-3 जगह जाना पड़ा। अध्यक्ष जी लोग ऊपर गए, खैर जैसे बल्लू डारा से हम लोग कल होकर 3 बजे सभी साथी के साथ नीचे उतरे। और नीचे उतरने के बाद सभी साथी रैली करते बल्लू डारा से फुंगलिंग बाजार तापलेजुंग का हेडक्वार्टर 16 किलोमीटर की दूरी पर, तो पदयात्रा करते हुए हमारे अध्यक्ष जी और हम लोग वहाँ से फुगलिंग पहुँचे। शाम तक फुगलिंग पहुँचने के बाद गएर फेरि तपाईँले जुलुस निकाल्नुभयो। फुगलिंग पहुँचने के बाद चूँकि अध्यक्ष जी पद यात्रा करके पहुँचे, थक गए थे, तो एक होटल में, वहाँ एक होटल है, उस होटल में विश्राम किए। हम लोग भी वहाँ गए और विश्राम माने 5 मिनट वहाँ पहुँचे। और उसके बाद वहाँ के जो हमारे लीडर थे, 3-4 प्रमुख लीडर, वहाँ के स्थानीय लीडर लोग जो हैं, पहचानवादी लीडर लोग हैं, जो प्रदेश का नाम गलत रख दिया, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले लीडर लोग, नोकसी अभियान वाले, उन लोगों के साथ गंभीर मीटिंग हुई 2-3 घंटा का। तो वो मीटिंग चलने के दरमियान हमारी उधर से जुलूस निकला, शांतिपूर्ण जुलूस, नगर परिक्रमा करते हुए। वहाँ का वो जुलूस हमको लगता है शांतिपूर्णमा तपाईँले राके जुलूस गर्नुभयो। अब हम कह देते हैं, अब कहानी लास्ट कर दें और साबित कर दें, कहानी लास्ट कर दें, नेपाली कांग्रेस एमाले का प्रहरी हम साबित कर दें, इसी में है कहानी, इसी में अंतिम कहानी है। हाँ, तो जुलूस निकली, जुलूस निकले के बाद शांतिपूर्ण जुलूस, नारा लगाते हुए वहाँ से निकली, आदिवासी जनजाति मधेसी एकता जिंदाबाद। हमने माइक पकड़ के हमने भी नारा लगाया, तो आदिवासी जनजाति मधेसी एकता जिंदाबाद करते हुए बड़ा खुशी से हम लोग आराम से नगर परिक्रमा कर जा रहे थे। आगे जाके सिर्फ 100 मीटर पहले कुछ मसाल रखी थी, तो मसाल लेके लोग अपना वहाँ का वीरेंद्र चौक बोलते हैं, चौराहा है, वो वीरेंद्र चौक पर जाके मसाल को विसर्जित नीचे रख दिए। और नीचे रख के अपना सब नारा लगा के ताली बजा के अब वहाँ से प्रस्थान। मसाल यत्तर उता घरतिर फाल्नुभयो त? अब सुनिए, तब जो है कसले फाले थियो? अब वहां से लोग निकलने वाले हैं, कार्यक्रम तो हो गया, कार्यक्रम होने के कार्यक्रम हो गया ना, तो कार्यक्रम होने के बाद वही जो गुंडा परिचालित करता है वहाँ का, वो तो आवरण में आपको देखता है ठेकेदार, वो तो वास्तव में वो जो योजना है ना, ये योजना कांग्रेस एमाले वाली को योजना है। काफी पार्टीमा पनि गुण्डा भन्नुहुन्छ, तल पनि गुण्डा भन्नुहुन्छ, त्यहाँ गुण्डै गुण्डा मात्रै छ र? सुन्ने न, तपाईँ यो भाषा चाहिँ फिर्ता गर्नुहोस् है। गुण्डै गुण्डा, फुम्लिङमा पनि गुण्डा, काफ्ले पार्टीमा पनि गुण्डा, तबले गुंडे गुंडा बनी रहना है। जो हमको होटल से निकाल देगा, जो पानी हमारे हाथ से छीन लेगा, जो हमारे होटल के गेट को तोड़ेगा, तो वो गुंडा नहीं हुआ तो क्या हुआ? सभ्य हुआ, वो श्रीमान हुआ, क्या हुआ? तो लोग को उसका तो क्या कहिएगा आप अपना भाषा में, कि उसको क्या कहिएगा? त्यहाँ को स्थानीय मान्छे होला नि? ना, स्थानीय कैसे हुआ? वो स्थानीय कैसे हुआ? न सभ्य है, न सुसंस्कृत है, वो समाज विरोधी है, परिवार विरोधी है, अपना ही धर्म विरोधी है, मुंदुम विरोधी है, मुकुलुम विरोधी है, वो जयचंद मिर्जा जाफर है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन हो रही थी तो वहां जो है कुछ लोग अंग्रेजी के साथ था, तो वैसा आदमी होता लोभी, पापी, चरित्रहीन भी कहता। विषय वस्तु में आउनुस्, चरित्रहीन आदमी सबको क्या कहिएगा? गुंडा न कहिएगा तो उसको भगवान कहिएगा। विषय वस्तु में आउनुस्। अब आइए, तो अब लास्ट कर दें। तब वहां जो हम लोग विसर्जित कर दिए वीरेंद्र चौक पर, माने एकदम नीचे धरती पर रख दिया, उसका वीडियो आप देख लीजिए। सारा मसाल वहां नीचे रख दिया। नीचे रखने के बाद प्रहरी क्या सोचा, जो कि हम लोगों को तो टास्क दिया गया है, हम अनुमान कहते हैं, टास्क दिया गया है कि एक ही योजना है, एक ही लक्ष्य, जो किसी तरह से कन्फर्टेशन करवाओ, इसमें जो है वो कन्फर्टेशन के बाद शूट करो, कन्फर्टेशन के बाद इन लोगों को समाप्त करो। और टारगेट कौन था? राजेंद्र। शूट करना मिल्दैन। अब इसको हम कह देना, प्रहरी इसको हम कह दे, तो वहीं से घटना शुरू हुई। तब प्रहरी को बीच में मौका नहीं मिला, क्योंकि किसी ने बदमाशी किया ही नहीं, करना भी नहीं था। शांतिपूर्ण जुलूस लगाते हुए मसाल जुलूस को वीरेंद्र चौक पर विसर्जित कर दिया गया। फुंगलिंग बाजार के प्रसिद्ध वीरेंद्र चौक पर विसर्जित हो गया। अब देखा प्रहरी जो हमको तो इसको इस तरह से एक अवस्था का क्रिएशन करना है ना, कि कैसे करना है, तब जाके हम फायर खोलेंगे। फायर खोलने का ये देखिए बुद्धि, ट्रेंड, एकदम मानसिकता, ऊपर का आदेश, गृह मंत्रालय का आदेश, प्रधानमंत्री का आदेश, प्रधानमंत्री कार्यालय का आदेश। उसने क्या किया कि चारों ओर से चौराहा को घेर लिया, और चौराहा घेर लेने के बाद इतनी मार पिटाई डंडा से शुरू किया, शांतिपूर्ण लोगों को हम लोग एकदम अचका गए। तो अब उसके बाद कहानी आती है, इसके बाद कहानी मैं एक एक चीज सत्य बताऊंगा साहब, सत्य बताऊंगा, मैं ऐसे भी असत्य नहीं बोलता। कसले फालेको? अर्काको घरतिर, छानोतिर, अर्काको बरन्डातिर पुरै फालिरहेछ।
मसाल त तल बाल्न पाउँछ रोडमा, कहते हैं मसाल तो नीचे रख दिया गया था, अब उसको जलाएगा कौन? माथि कसले फालेको? तो वही तो कहते हैं ना, सुनिए आन्दोलनकारी प्रत्यक्षदर्शी और घायल से सुन लीजिए। तपाईँले होला कौन? त्यो मसाल माथि फालेको। अब कोई साथी का नाम आप लगाएंगे तो एक आंदोलनकारी के नाते जिम्मेवारी मेरी भी है, हम फेंके या ना फेंके। तो आंदोलनकारी होइन, त्यसो भए आंदोलनकारी होइन। वही तो कह रहा हूँ, 1 मिनट का तो टाइम दीजिए। कैसे हुआ घटना, एकदम प्रत्यक्ष घटना, और उसको सारा मीडिया साबित करे, वीडियो है, तो कैसे हो? सीडीओले एउटा कुरा भन्नुस् है, इसके बाद पूछिएगा ना, इसके बाद पूछिएगा ना, आन्दोलनकारीले इसके बाद पूछिएगा ना, हम अर्काको घरतिर फालेर हामीले फिर उसी बात पर आ गए। काठमांडू में बैठ के वो मंत्रालय के तरह आप भी कहा दूरबीन लगाते हैं, तब तो हमको बेकार दूरबीन लगा के, टेलीस्कोप लगा के जो आप लोगों को कह दिया गया वही आप प्रचार कीजिए। नहीं तो एक स्वतंत्र आयोग नियोग को भेजिए ना, वहां पर मानवाधिकारवादी को रिपोर्ट मंगाइए ना साहब, मैं जो कहा हूं इसमें 1 कॉमा फुल स्टॉप यदि गलत हो गया तो मैं उसका भुक्तभोगी बनने के लिए तैयार हूं। बता देते हैं ना क्या हुआ, घटना सुनिए ना क्या हुआ। तो नीचे रखी मसाल थी एकदम विसर्जित, 90% मसाल तो बुझ भी गया था, क्योंकि 4-5 हजार लोगों का जुलूस था उसमें, तो 10-5 मसाल थोड़ा थोड़ा अंतिम सांस ले रहा था, अंतिम जल रहा था थोड़ा, इतना में प्रहरी घेर लिया। घेरने के बाद मारपीट आई क्या किया, और ट्रेंड कुछ लोग थे कहाँ, तो हम तो वहाँ के लोकल नहीं जो जानेंगे ना साहब, तो वहाँ सुना कि योगेश भट्टराय जी का कोई अपना परिवार का कोई घर है ऊपर, उसके ऊपर से पथराव भी कर दिया। अब सुनिए, उस बीच में कहा कि एक माहौल क्रिएट करना था जो इनकाउंटर कर सके। इसके बाद भाग हो गया, कोई निहत्था आदमी क्या करे, और जुलूस लगाने वाले 4-5 हजार लोग, प्रहरी भी उतना ही कई जिला का मंगा के रखे हुए था बेचारा। तो अब भागे तो भागे किधर, इधर भागे चौराहा है, इधर भागे तो उधर से भी प्रहरी दौड़ के मार रही है, इधर भागे तो उधर भी, 10 मिनट तक मारते रह गया। तब अंत में तो चारों तरफ से दौड़ने वाले आदमी फिर बीच में पहुंच गया ना, ऐसे समझिए ना, वीडियो देखिए ना, तो हम इधर भागे इधर भागे चारों तरफ, तो फिर उधर से खड़ा, उधर से पहले से ट्रेंड है, देखिए क्या हुआ वहाँ पर। और जब बीच में पहुंचा तो अब लोग भागे तो भागे किधर, जगह नहीं है, मार पिटाई एकदम ऐसे कि जैसे समझिए मवेशी से माने वस्तु जंतु तो पहले कहे ना, मवेशी से ज़्यादा पिटाई, जो कि तब अंत में क्या किया, तो वहाँ के भी लोग तो लोकल लोग तो जानते हैं, अब हम लोग तो मान लीजिए कितना शहीद हो गए मध्य विद्रोह में भाई मरने के लिए, तो वहाँ के लोग देखे तो वास्तव में कुछ लोगों ने मसाल उठा लिया, उठा के क्या किया, उठा के उस मसाल को जिधर से प्रहरी दौड़ रही थी ना, एक तरफ फेंका है, उधर नीचे रास्ता पर फेंका। क्या फेंका कि प्रहरी थोड़ा पीछे हट जाए, बगल से हम लोग भाग जाए जान बचाने के लिए। साहब जान बचाने के लिए, बचाने का हक तो संविधान भी देती है साहब। हम लोगों को बंदूक का लाइसेंस प्राप्त है, सरकार ने लाइसेंस, उस पर लिखा हुआ है कि जीव जान धन सुरक्षा के लिए नेपाल अधिराज भर प्रयोग है नेपाल। तो जान नहीं बचाए लोग, मर जाए वहीं पर, तो जान बचाने के लिए रास्ता पर लोग 2-4 ठो फेंका। फिर हम तो तब तक वहाँ एक बुलेट वाले मोटरसाइकिल वाले हमको कैसे होटल पहुँचाए, वो जानते थे हमको, हम तो वहाँ के लोकल भी नहीं, रास्ता में जिस रास्ता से लेकर जाए उधर प्रहरी दौड़े हम पर, हम तो ये सब पहचान गया, हिंदी वाला ये कुर्ता पहने हुए आदमी, तो किसी तरह हम तो होटल पहुँच चुके थे। हमको बाद में पता चली जो वो जान बचाने के लिए वो तो फेंक दिए। अब उसके बाद भी रास्ता नहीं मिला, कस के मार पिटाई हुई, और उसमें छोटो हाँ, और उसके बाद कहानी समाप्त हो गई। घायल हुए लोग, दर्जनों लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में भी प्रवेश करके। यहाँ बात एक ही पॉइंट आप पकड़िए कि विसर्जित मसाल को घर जा रहे लोगों को चारों ओर से घेर के पिंजरा में कैद करके, और प्रहरी जबरदस्ती पिटना शुरू किया है। तो वो प्रहरी राज्य का प्रहरी हुआ कि वो प्रहरी नेपाली कांग्रेस एमाले का हुआ, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जब हम लोग होटल में पहुंच गए, सुरक्षित हो गए, और साथी तो हमारे मार पिटाई से घायल खूने खून हो गए, माथा का पार फूटा, और हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जबरदस्ती पुलिस पकड़ कर बेड पर पिटाई किया है साहब। इतनी बड़ी अमानवीय, यह है लोकतंत्र, यह है गणतंत्र, यह है जनता की शासन, यह है जनता का कानून, यह है जनता का संविधान है कि आप एक पार्टी 2 पार्टी को पेट भरने के लिए इस देश पर कब्जा कर रहे हो आप, और कोई कुछ नहीं बोले, उस पर मुद्दा लगा दो, उस पर मुद्दा लगा दो। अब की करना, आप देखिए, अब लास्ट प्रमाण कैसे, फिर प्रमाण बचता है, प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, कैसे एमाले और कांग्रेस का प्रहरी एक रह गया प्रमाण। तो जिस होटल में हम लोग, वहाँ की फेमस होटल है, जिस होटल में हम लोग वहाँ थे, तो वहाँ प्रहरी पहुँचती है, प्रहरी एकदम ट्रेंड प्रहरी पहुँचती है, उसको टास्क दिया गया है जो किसी तरह राजेंद्र महतो जी का इनकाउंटर कर दो, मार दो।
चूंकि ये धोती वाला जो यहाँ आ गया, इस टोपिया वाले को खाली जो नस्लीय सिंह दरबार वाला है, जनजाति को हम नहीं कर रहे, इस बार हम लोग जान गए आदिवासी जनजाति। इस सिंह दरबार का जो 4 ठो चचरा मसरा बैठा हुआ है, इसको अधिकार है हमारा मधेश से वोट कलेक्ट करने का। इसको अधिकार है, ये इतना बड़ा छोटा कुर्ता पहन लेगा और छोटा कुर्ता पहन के देखिए अभी मधेश दौरा हो रहा है। चूंकि हम लोग तो वोटर है, तो वोटर को तो ऐसे ही उपनिवेश में तो ऐसे ही मालिक लोग जाते हैं ना, आपका भी वोट कलेक्ट करता है। तो पहले अंत कर ले, तो कैसे कांग्रेस से मालिक की पढ़ाई, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कैसे? तो उस होटल में नहीं सुनिए, प्रमुख आपकी लोकप्रिय मीडिया है, देख सुनिए, इस पर नहीं कह देंगे तो कैसे बात जाने का, लोग सत्य तो जानना पड़ेगा ना। तो क्या होता है साहब कि उस होटल में प्रहरी आती है, सुनिए, उस होटल के मूल प्रहरी को तो बेचारा उसको गलती नहीं चाहिए, प्रहरी का क्या गलती, वो तो सीधा, हाँ मैं भी सहमत हूँ। इस देश के अंदर में, हमारे देश में प्रहरी की जो नियमावली है उससे नहीं जीना है, आदेश से पकड़ रहा हूँ, आदेश से भीतर ले जा रहा हूँ, आदेश से देश से चलता है, कानून से देश नहीं चलता है, हम लोग देख लिए, वहाँ से नहीं देख रहे हैं, आदेश। तो सुनिए, तो प्रहरी वहाँ पहुँचते हैं होटल में, और पत्रकार महोदय वहाँ पहुँच के, और प्रहरी खुद से उस होटल का प्रमाण मिटाने के लिए सीसीटीवी फोड़ देता है। सीसीटीवी प्रहरी फोड़ती है तो कांग्रेस एमएलए का प्रहरी नहीं, तो राज्य का प्रहरी हुआ। तो वो सीसीटीवी का वीडियो वायरल है, आप देख लें, मैं सप्रमाण कर रहा हूं। तो आपसे मैं पूछता हूं, राज्य की प्रहरी सीसीटीवी फोड़ेगी कि कांग्रेस से माले का ट्रस्टेड प्रहरी फोड़ेगा? आप जवाब दें हमको। सीसीटीवी फुटेको वायरल भइरहेछ, त्यो फुटेज किसने फोड़ा, आप हमको कहिए ना एक बार। अनि प्रहरी हो कि प्रहरीको ड्रेस लगाएर चाहिँ फोडिरहेछ, त्यो प्रहरी का ड्रेस कोई लगा लेगा? हम प्रधानमंत्री का लोगो यहाँ जो आप हमको लगा दिए हैं स्वागत करने के लिए, तो हम सांसद वाला लगा लेंगे, तो हम भीतर जाएंगे बाहर नहीं जाएंगे? अब तीतातिर न जाऊं, नहीं, आपने कहा ना, तब प्रहरी किसका हुआ? आप ही से पूछते हैं, प्रहरी किसका हुआ? अब सुनिए, जब वो सीसीटीवी कहाँ फोड़ा, उसका जड़ में जाइए। तो होटल का गेट तोड़ के राजेंद्र महतो जी को उत्तेजित करके, और वहाँ जो हमारे जनजाति लीडर, जो प्रमुख लीडर थे, मीटिंग होटल, और वहाँ मीटिंग चल रही थी ना, वहाँ जो आपके आदिवासी जनजाति प्रमुख लीडर हैं, जो नोक केबल कार से लेके पहचानवादी लीडर हैं, नोक कोसी वाले, सभी वहीं है, होटल हॉल में मीटिंग चल रही है। जब वहाँ प्रवेश करने वाला हो, गेट तोड़ने लगा, होटल में दौड़ के आया, तो हमारे अध्यक्ष जी के, राजेंद्र महतो अध्यक्ष वहाँ नहीं के, वहाँ उप प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड उप प्रधानमंत्री को मिलता है, किसी अध्यक्ष को नहीं मिलता है, कानूनी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो जी का जो बॉडीगार्ड, सुनिए, ये कहानी रह जाएगा। तो उप प्रधानमंत्री जी के बॉडीगार्ड को जब ठेठ लगता है कि आज इनकाउंटर करने का इन लोगों की नियति है, तो वो अपना पिस्टल तान के खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य निर्वाह करता है, और वो कहता है कि भीतर प्रवेश करोगे तो मैं अपनी सारी राउंड गोली उतारूंगा और मैं वीआईपी का सुरक्षा करूंगा। तो इस तरह से प्रमाणित हो गया कि इनकाउंटर कर। तब जब वहां देखा, फिर भी अध्यक्ष जी को लगा हम सुरक्षित नहीं है, तो धन्यवाद दीजिए नेपाली सेना को। नेपाली सेना को मैं कहता हूं कि नेपाल की सेना है, उस दिन हमने देख लिया। ये सब तो पार्टी का प्रहरी सब बना दिया, इस बेचारा सब सीधा। नेपाली सेना को अध्यक्ष जी कैसे कांटेक्ट किए, और नेपाली सेना के प्रमुख ने कहा कि आप देश के नागरिक हैं, इस देश में धोती वाला भी नागरिक है, टोपी वाला भी नागरिक है, जनजाति भी नागरिक है, मधेसी भी नागरिक है, और उसके प्रेशर पर हम लोगों को 2 सुरक्षा गाड़ी दी गई, और हमारी गाड़ी 3-4 गाड़ी हमारी निकली वहाँ से, और उसके बाद फिर तांडव शुरू। इसलिए भी निकाला गया कि वहाँ घर घर में जाके महिला, पुरुष, बच्चा, खाना खाता हुआ आदमी गेट तोड़ के और मार पिटाई करके वहाँ पर उसको बेटल फील्ड बना दिया गया, इस कांग्रेस वाले के प्रहरी का। अंतिम अब के गर्नुहुन्छ? अब रुकिए, केवल कार्ड तो बनने वो, तो सुनिए, तो अब तो हो गया कहानी। अब तो वहाँ से नेपाली कांग्रेस अथी क्या बोलते हैं, नेपाली सेना राज्य संघ, अब तपाईहरु के एमाले कांग्रेसको प्रहरी हो भन्दै भिड्ने, अब भिड्नु नहीं। अब आपको बताऊं, के गर्नुहुन्छ? तो इतना तो समझ गया कि नेपाली कांग्रेस के इशारा पर काम हुआ, एमाले के इशारा पर काम हुआ। और काहे काम हो रहा है, एक प्रश्न रह गया है ना कि ये परियोजना काहे बन रहा है, आरोप सुनिए ना, ये परियोजना काहे बन रहा है और इसको जबरदस्ती काहे बनाया जा रहा है। तो इसका जड़ मैं आपको कह देता हूँ। 7 लाख में खरीदी गई जमीन किसी निजी व्यक्ति से, उसको 27 करोड़ में बेचा है। 7 लाख का जमीन 27 करोड़ में बेच के उसका शेयर निकाल के कैसे घपला, सुनिए, तो सब उसी का काम है। और उसके बारे में सुने हैं
कि वहाँ के सांसद के पत्नी के नाम का कौन जमीन था, वो 27 करोड़ में खरीद बिक्री हुआ है। सब प्रमाण पेपर में पढ़ते हैं भाई। तो ये सब उसमें घोटाला है, और इस घोटाला का हिस्सेदार तो यहाँ शासक में सब होगा, फ्री में तो है नहीं। तो अब वह परियोजना वापस तो आएगी, तो मान के चल दे वापस तो आना ही है। दुनिया का कोई शक्ति उसको नहीं बना सकता है साहब। धर्म संस्कृति की रक्षा किया जाएगा, धर्म संस्कृति पर प्रहार करके देश चला लोगे। परंतु अब जो वापस आएगा, डरा के कहाँ आ गए? अरे देश भर में आपको पता है कि नहीं पता? कल आपको पता है कि नहीं पता है? पूरा जनजाति प्रदर्शन कर रही है, और हम मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा न्यूज मध्य का, तो न्यूज कोई नहीं लिखते हैं। अब की करना चाहिए एक शब्द में? सारा मध्य में प्रदर्शन हुआ है 8 जिला में, और उधर भी 22 जिला में प्रदर्शन हुआ है। परसों की न्यूज देखिए ना, छाया हुआ है। मध्य भी साथ है, पहाड़ भी साथ है, हिमालय भी साथ है, सारे आदिवासी तो अब सुनिए ना, तब साथ देने तैयार होने चाहिए। साथ दे आए कि अब क्या बात देंगे, अब तो साथे हैं जब तक अंतिम सम्मत। तो एक मूल विषय बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग विषय है वो। केवल छोटों की एक लाइन में साहब, एक लाइन में, वह केबल कार जो नहीं बनने वाली है, वो तो बन ही नहीं सकता है ना, वो तो कौन बना लेगा साहब। वो तो जब हम सारे आस्था के लोग एक जगह हो गए, तो ये 2-4 लोग सिंहदारा में बैठने वाले नस्लीय चश्मा से देखना, इनकी क्या ताकत है, तो नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा काम काहे कर रहे हैं? अरे अभी आपने कहा ना कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट, संपूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा करे, कानूनी प्रक्रिया पूरा करे, उसी का केबल कार है ना, वो कौन ठेकेदार का केबल कार है? फिर आप नहीं समझ रहे हैं बात। वो ठेकेदार एक आवरण है, एक केबल कार कांग्रेस माले के नेता का है, वो कहा नहीं रहता, तो वहां का मेयर कहता जो केबल कार यदि नहीं बनेगी तो हम राजनीति छोड़ दूंगा। तो वो ठेकेदार का आदमी हुआ कि वो ठेकेदार का आदमी होकर जनप्रतिनिधि हुआ? ત્યાં को प्राइवेट लिमिटेड, क्या नाम है उसका मेयर का? क्या नाम है मेयर का? क्या नाम है? अमीर मादन। अमीर मादन। अब मैं कहता हूं, अमीर मादन यदि जनप्रतिनिधि होते और जनता के प्रतिनिधि होते, जो 99.9% जनता केबल कार के विरोध में है, तो यह कैसे कह दिया? इंटरव्यू हाजिर है आपके पास, हम तो सुन रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि केबल कार नहीं बनेगी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो वो ठेकेदार का आदमी हुआ ना, वो जनता का आदमी थोड़े है। राजनीति संन्यास लेना चाह, वो माध्यम बोले हैं, माध्यम बोले हैं, तो वो ठेकेदार के आदमी हुआ कि वो जनप्रतिनिधि हुआ? आप कहते हैं जनप्रतिनिधि। दूसरी बात मैं कह दूं, केबल कार, अब उसके बाद जाते हैं, दूसरी बात जाते हैं, यह केबल कार जो वापस होगा तो व्यापारी होता है साहब। व्यापारी तब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका पोल खोल देगा। व्यापारी का तो बेचारा का इन्वेस्ट हुआ है ना, तो विकास करने के लिए। व्यापारी के पीठ पर बंदूक रख के मत चलाइए। व्यापारी से नफरत नहीं कीजिए। व्यापार तो विकास, सीमित नाफा से व्यापार से हमको कोई नहीं। तो आपने तो उससे कमीशन ले लिया है, बिना कमीशन कहे ना 7 लाख का जमीन बेच दिया 27 करोड़ में साहब। तो व्यापारी से कमीशन ले लिया है, तो व्यापारी को अरे हम जो बोल रहे हैं सब सुनिए ना, ये प्रमाणित करने के लिए कति नाफा लियो, कति के गर्यो, त्यो ना छोड्नु के सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। कानुन बमोजिम नै त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढाइएको भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा योगेश भट्टराईले, त्यहाँ सांसदज्यूले बोलि पनि सक्नु भएको छ हैन। 75 सालदेखि नै यो पुरै चाहिँ कन्टिन्यू कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढेको छ। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भन्नेतिर जाउँ अनि कन्क्लुजनमा जाउँ। कन्क्लुजन में तो एक तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? एक लाइन आन्दोलन मचाउनुहुन्छ, अंतिम लाइन सुन लीजिए। हमको तो योगेश भट्टराई जी पर दया आती है, वो माध्यम कौन है, वो मेयर, उन पर दया आती है। उनकी आधा लाइन में कह दूं, यदि प्रोजेक्ट अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ उस पर जा रहा हूँ, ई लाइन के साथ उस पर मैं जा रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट तो वापस हो गई, समझिए, ये प्रोजेक्ट तो किसी की मजाल नहीं बना लेगा। तो वापस होते ही जो ये लोग शुभ लाभ किए हुए हैं, करोड़ों का सुनते हैं, अरबों का शुभ लाभ है इन लोगों का, तो इस शुभ लाभ इनको फिरता देना पड़ेगा उस व्यापारी को। अब तो ये लोग हजम कर गए, बांट लिए, घर कहाँ कहाँ बांटे, जो बांटे हों, जो किए हों, तो जो लोग उसके प्रोटेक्शन में खड़ा हो रहे हैं, तो स्पष्ट होता है उनके क्रियाकलापों से जो उन लोगों ने अच्छा प्रीपेड कमीशन लिया है। तो प्रीपेड कमीशन लिया तो फिरता करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो व्यापारी तो बड़ा हंगामा मचा देगा आए, और नहीं तो उसके 10 गुना का व्यापार फिर कहीं देना पड़ेगा, देश बेच के देना पड़ेगा उसको। तो ये फिरता भी इनको करना पड़ेगा। और वहाँ की एक जनता जानती है, इन्होंने राज्य का प्रहरी का गलत दुरुपयोग किया है, इन्होंने राज्य के प्रशासन का गलत दुरुपयोग किया है। अब दुरुपयोग तो ऐसे होता है ना, उसको सीधे कहेंगे तुम बात नहीं मानोगे, सीडीओ को कहेंगे तो तुमको हम यहाँ पर मंत्रालय में हाजिरे में जीवन बिता देंगे। बेचारा मरता क्या न करता। तो हम सीडीओ का दोष दें कि प्रहरी का दोष दें? यहाँ तो हुकुम से देश चलता है और राज्य सत्ता के संचालक लोग बेईमान हैं। तो इन बेईमानों को ठीक करने के लिए ही इस देश में राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल का जन्म हुआ है। और उस पार्टी का सिद्धांत और उद्देश्य है साहब कि हम इस देश में होली वाइन के विरुद्ध पूर्वीय दर्शन पर आधारित स्वदेशवाद, बहुल राष्ट्रवाद
और सामुदायिक समाजवाद की स्थापना करेंगे और हम इस देश को सभी जात का, सभी जनजातियों का, सभी भाषा भाषियों का, सभी भेषधारियों का यह देश बनाएंगे। इस देश को एकल जातीय नस्लीय देश शासन सत्ता से मुक्त करेंगे और इसको हम एक साझा फुलबाड़ी बनाएंगे, जिस साझा फुलबाड़ी में सभी को अपनत्व महसूस हो, सभी को यह नेपाल अपना लगे, सभी को यह संविधान अपना लगे, सभी को यह कानून अपना लगे, सभी को अपना स्व महसूस हो। स्व, यह देश हमारी स्व जो है ना, वह स्व महसूस हो इस धरा से वो करेंगे। और देश को जो इस अवस्था में तो देश टूट जाएगी ना साहब, टूट जाएगी ना। आप देखेंगे तो मधेश का भी एक अपना इतिहास है, अंग्रेजों के द्वारा सौंपी गई है, वो विजित भूमि नहीं है। जनजातियों का भी अपना इतिहास है, गोरखालियों ने उस जनजाति धरती को जीता नहीं है। तो हम लोग तो जोड़ने निकले हैं, लेकिन जुड़ेगा कैसे कि बहुराष्ट्रीय राज्य को जोड़े छोड़ना चाहिए। फिर वहीं पहुंच गए, जोड़ने निकल चुके, उसके लिए पार्टी बना लिए, तो फिर छोड़ कह देंगे, छोड़ देते तो जोड़ने कहे निकलते। यही तो एहसास करवाया है हम लोगों ने, हमारे नेता राजेंद्र महतो जी मुकुलुंग के पवित्र धरती पर खड़ा होकर उद्घोष किया है कि यह लड़ाई अब न सिर्फ जनजातियों की है, न सिर्फ आदिवासियों की है, न सिर्फ पहाड़ के मूलवासियों की है, यह धार्मिक सांस्कृतिक आस्था की लड़ाई अब यह मधेश भी है, मधेश की भी लड़ाई है, यह थारुओं की भी लड़ाई है, यह काठमांडू के नेवारों की भी लड़ाई है, यह यहाँ की तमांगों को भी की लड़ाई है, और हम सभी बहुराष्ट्रीय राज्य को मानने वाले सभी की लड़ाई है। और इस देश में बहुत जल्द आप देखेंगे, आप मुकुमलुंग, ओहो मुकुमलुंग में केवल कार तो चुटकी, ये सब छोटा चर्चा कहीं लोग करता है, ये नस्लीय सत्ता ही विदा होने वाला है, जड़ को विदा करेंगे हम लोग। नस्लीय संविधान जो इस तरह से होता है, इस सभी के अपनत्व का संविधान बनेगा इस देश में। होली वाइन वाली संविधान, क्रिश्चियनिटी का पैसा खा के जबरदस्ती होली वाइन पी के संविधान, और एकल जातीय और एकल नस्लीय शासन। तो अब सबों का राष्ट्र बनाने का जो हमारा मुहिम है, जो हमारी राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल की मुहिम है, उस मुहिम के को आप पाएंगे कि उसको सफल करने के लिए, उसको एकजुटता आपस में कायम करने के लिए हमारी यात्रा मुकुमलुंग की पवित्र धरती पर हुई है। और जनजातियों ने वहाँ कहा, इतने सरल लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं साहब, जो हम लोग तो देखिए तो फूट डलवा के रखा गया था। तो महसूस हो गया अब हम लोगों को कि उन लोगों ने कहा कि मधेश के शोषण के पग पग पर उन लोगों की उपस्थित होगी, थारुओं के शोषण के पग पग, थारू भी तो मधेसी थे। यहाँ ये नस्लीय वालों ने सिखा दिया कि अब तुम कहो मधेसी नहीं है, थारू है। जैसे आपके यहाँ कोई कह देगा कि आप जनजाति नहीं, खाली कहो लिंबू है, अब जनजाति नहीं है, सब जगह इन लोगों का करामात है। अब देखिए, तो हम आपको कहते हैं कि जाति के आधार पर, भेष के आधार पर जो तोड़ के साजिश किया गया था, उसी को जोड़ने हेतु ना हम लोग बहुराष्ट्रीय राज्य के उद्देश्य के साथ स्वदेशवाद के साथ, ये आज के डेट में आप देखते हैं जो देश व्यवस्था यहाँ है, यह आयातित कम्युनिज्म कैपिटलिज्म। यह देश किस सिद्धांत पर चल रही साहब? आयातित, जो दुनिया में फेल हो गया, कहीं है आयातित कम्युनिज्म कैपिटलिज्म, कहीं है। इसीलिए स्वदेशवाद, पूर्वीय दर्शन, कम्युनिस्ट लोग जो वहाँ तांडव मचाए हैं, हम लोगों की मार पिटाई की है, हमारे साथियों को जेल में रखे हुए हैं जबरदस्ती। जानते हैं कम्युनिस्ट शासन क्या करती है देश में? काहे फेल हो गया दुनिया में? गरीब को और गरीब बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ ताकि हमारा वोटर बना रहे। गरीब यदि थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो कम्युनिस्ट का वोटर नहीं रहता है। गरीब को और गरीब बनाओ, अब मध्यम वर्गीय हमारे जैसे लोग जो हैं आपके जैसे, तो मध्यम वर्गीय को भी गरीब बनाओ, और गरीबों की अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का नारा लगाओ। और इसके तमाम नेता जो होते हैं कम्युनिस्ट के शीर्षस्थ नेता, वो बादशाह से बड़ी जिंदगी जीते हैं, आप पता कर लीजिए। आज से 15 बरस पहले हम पढ़े थे एक पत्रिका में, जो प्रचंड जी का 33 लाख का पलंग है, मैं नामे कीट के कहता हूँ। कोई पत्रिका में पढ़े तो पत्रिका खोजा जाए, कहाँ गया नहीं। राजनीतिक आदमी इतना पत्रिका नहीं खोजता। हम पत्रिका में पढ़े थे, हम कोनो उनके बेडरूम में जाके फोटो तो नहीं खींचे थे। लोकतंत्र है, बोलने की स्वतंत्रता है, यदि नहीं था तो वो साबित करें। बस रमन जी, अब यहाँ को महत्वपूर्ण समय संवाद के लिए एकदम थैंक यू सो मच। आपने बुलाया, और आपके इस लोकप्रिय टीवी के प्रति मेरा धन्यवाद है, आपकी प्रगति का शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपने हमको हमारे शर्तों पर हमारी भाषा में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार आपको, धन्यवाद।